हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी अकेडमी क्लासेस एंड माय नेम इज शबनम अहमद। अभी तक हमने देखा है रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं एंड थोड़े टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कुछ ग्राफ्स। आप जैसे 12th में हो तो 12th में थोड़े बहुत ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जिनका डोमेन, रेंज, कोडोमेन या फिर कैसे बनता है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे हमारे पास पहला फंक्शन है f(x) = x, मतलब जो x की f(x) इज y, तो इसका मतलब है y = x। ये अपना पहला फंक्शन है f(x) = x। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि आप जो x की वैल्यू दोगे y की वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आप अगर सपोज आपने x की वैल्यू 1 दे दी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग f(x) आ जाएगा 1, 2 दे दी उसके कॉरस्पॉन्डिंग f(x) आ जाएगा 2। मतलब जो जो x की वैल्यू जाती रहेगी सेम y की वैल्यू आएगी। इसका मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ, मतलब इस वाले में हम x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब हम कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है इसका डोमेन होता है R, कि कोई भी रियल नंबर दो एंड सेम नंबर आएगा, मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये जो फंक्शन होता है ये अपने पास होता है डोमेन f = R, कोडोमेन f इज ऑल्सो R, और रेंज में सारी वैल्यूज आ सकती है, तो रेंज f इज ऑल्सो R। तो ये वाला फंक्शन, इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज R है। हमने क्या किया था, ऐसे फंक्शन जिसका डोमेन एंड कोडोमेन R है उनको रियल वैल्यूड फंक्शन करते हैं। तो बेसिकली हम रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ। हाँ, जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, अगर आपने x की वैल्यू 0 डाल दी y 0 आ गया, x की वैल्यू 1 डाल दी y 1 आ गया, तो इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल 45 डिग्री बनाता है। अगर मैं इसको एज अ स्ट्रेट लाइन मानूं तो ये जो है x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता है। तो आप ऐसे याद रखोगे, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो ओरिजिन से पास होता है एंड वो 45 डिग्री बनाता है विद द पॉजिटिव x एक्सिस थीटा। तो ये पहला अपने पास फंक्शन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। सपोज करिए किसी भी ग्राफ की बात चल रही है, आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, तो आप क्या कर लेना, ये बॉक्स होता है, ये 10th में हम देखते हैं, हम x लिखते हैं और यहाँ पे f(x) लिखते हैं। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, ये भी 1 0 आ गया, इसकी वैल्यू 1 डाल दी, ये भी 1 आ गया, 2 डाल दी, ये भी 2 आ गया, 3 डाल दी, ये भी 3 आ गया। ऐसे कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लेंगे। तो ग्राफ्स बनाने का सबसे इजी तरीका होता है ऐसे डब्बे बनाइए, थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव, एंड वो वाला एलिमेंट हमेशा लेना चाहिए जहाँ पे डिनोमिनेटर खराब करे। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं हमारे पास कुछ, तो इसमें हमारे पास दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसा में अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। ये आपको ध्यान होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात करी थी। अगर आपको ना पता हो और आपको जानना हो तो आप इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ओके, तो मॉडुलस से रिलेटेड होता है अपने पास mod x/x, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है mod x/x। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं होता। तो हमने साथ में कंडीशन रख ली कि जो x है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। mod x कब कब ब्रेक होता है? जब वो पॉजिटिव हो या फिर जब वो नेगेटिव हो। जैसे अगर मुझे mod 5 निकालना है, mod 5 एज इट इज आ गया, बट मुझे mod -5 निकालना है, ये होता है +5। मतलब अगर पॉजिटिव है तो अलग आंसर आते हैं इसके रिस्पेक्ट में, और अगर नेगेटिव है तो अलग आंसर आ रहा है। तो ये मेरा ब्रेकडाउन होता है x > 0 पे, और एक होता है x < 0 पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो यहाँ से इक्वल टू हट जाएगा। तो इसके दो फंक्शन बनेंगे, एक बार जब x मेरा 0 से बड़ा है और एक बार जब x मेरा 0 से छोटा है। अगर मेरा x 0 से बड़ा है, मतलब
कि मुझे fx निकालना है अगर मेरा x 0 से बड़ा है। fx क्या है? मॉड x अपॉन x। कोई भी पॉजिटिव नंबर सोचिए, उसका मॉड बताइए। उसका मॉड तो वही होता है, जैसे 5 मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, उसका मॉड एज इट इज 5 आ गया, तो ये हो जाएगा x अपॉन x, और x अपॉन x कैंसिल होके 1 आ गया। तो fx की वैल्यू 1 आ गई अगर मेरा x 0 से बड़ा है। सेम माइनस का केस देखते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये आ जाएगा fx इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x। बट जब x की वैल्यू 0 से कम है, हमने पढ़ा है मॉडलेस फंक्शन में उसके साथ माइनस साइन लग जाता है, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स अपॉन एक्स, दैट इज -1। तो ये जो फंक्शन था हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि x होता है जब x मेरा 0 से बड़ा इक्वल टू हो, और -x होता है जब x मेरा 0 से छोटा हो। मैंने बस उस बात का यहाँ पे यूज किया है कि अगर मेरा x 0 से बड़ा है तो मॉड x की जगह x आ जाएगा, तो x अपॉन x कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और अगर मेरा 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो आंसर -1 हो जाएगा। जो सिग्नम फंक्शन है अब ब्रेक डाउन हो गया 1 पे एंड -1 पे। तो हमने ये देखा जो सिग्नम फंक्शन है उसके या तो वैल्यू 1 आएगी, 1 कब आएगी? जब वो 0 से बड़ा है, एंड -1 कब आएगी? जब वो 0 से छोटा है। तो इसका जब ग्राफ बनेगा, पहले बात कर रहे हैं 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब हर जगह उसकी वैल्यू 1 आएगी, ये पॉइंट 1 है। और जब 0 से छोटा है तो हर जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1, तो ये आ जाएगा ऐसे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हुआ तो आप बॉक्स मेथड बना सकते हो। आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे, मतलब 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, y की वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी। और जब आप x की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, -1, -2, -3, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ बना, इसकी 2 लाइनें बनी, एक ये लाइन, एक ये लाइन। बट ये तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, 0 पे तो हमने बोला ना होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ओपन सर्कल आ जाएगा। सेम विद दिस, यहाँ पे भी ओपन सर्कल आ जाएगा। ओपन सर्कल का मतलब यहाँ पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हमने क्या किया, 0 पे ना ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है। अगर अब मैं इसके डोमेन, रेंज एंड को डोमेन की बात करती हूँ, सबसे पहले देखते हैं इसका डोमेन। डोमेन क्या होगा कि क्या क्या मैं x की वैल्यूज डाल सकती हूँ। मैं देख रही हूँ मैंने x की कोई भी वैल्यू डाली, y की वैल्यू आ रही है, बट एक्सेप्ट फॉर 0। तो हमारे पास जो डोमेन है वो आ जाएगा सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 0, मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ मुझे 0 को हटाना है। जैसे रियल नंबर्स का पूरा सेट है, 1 2 3 4 पाई सारे नंबर्स पड़े हुए कहीं ना कहीं, वहाँ पे कहीं पे 0 भी होगा, तो उस सेट में से 0 को हटा दिया, तो ये बन गया मेरे पास कि डोमेन आ गया रियल -0। नेक्स्ट, कोडोमेन क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कोडोमेन अपना R हो जाएगा, रियल से रियल पे जा रहा है। ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कि जो मेरा फंक्शन था वो जा रहा है रियल -0 से रियल पे। आगे रेंज, रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, y की तो वैल्यू सिर्फ 1 और -1 आ रही है, इसके अलावा तो y की वैल्यू ही नहीं आ रही। तो जो रेंज है वो हो जाएगा 1, -1, या तो वैल्यू 1 आएगी या फिर वैल्यू -1 आएगी। तो ये हो गया इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब आप सोच रहे होगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो पूरा डोमेन रियल नंबर नहीं होना चाहिए, हमने 0 को हटाया क्यों? तो इसलिए हम फंक्शन को वापस डिफाइन करते हैं। आपने किसी बुक में देखा होगा कि सेम फंक्शन को इन्होंने वापस इस तरीके से लिखा हुआ है, fx इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये ऐसे मॉड x अपॉन x, ये तो अपना सिग्नम फंक्शन हो गया जो 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो इन्होंने डेफिनेशन के लिए 0 पे कर दिया। सिग्नम इज ऑल्सो डिफाइंड एज अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, पहले तो देखो सेम होगा, ये वाला तो पार्ट यहीं से उठाया गया है, मतलब ये तो हम पहले पूरा बना लेते हैं,
1 पे 1 जाएगा और -1 ऐसे जाएगा। और 0 की बात करें तो 0 पे क्या वैल्यू आएगी? 0, मतलब यहाँ पे क्लोज सर्कल आ जाएगा कि एक पॉइंट मेरा 0,0 भी है। तो जब इसको बनाते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे सारी रियल वैल्यूज आ रही है, मतलब डोमेन में अपने पास क्या क्या आ रहा है? सारी रियल वैल्यूज। अब आपको पता चला होगा कि हमने 0 को इसको रीडिफाइन क्यों किया, क्योंकि इसके डोमेन में से 0 को हटाना पड़ रहा था, क्योंकि 0 पे अब मैंने 0 की वैल्यू डाल दी ताकि ये डिफाइंड हो गया, तो डोमेन आ गया R। को डोमेन तो स्टिल R रहेगा। और रेंज क्या हो सकता है? अब रेंज होती है y की क्या वैल्यूज आ रही है? y की वैल्यूज आ रही है 1, -1 और एक 0 भी आ गया। तो जो रेंज होगा दैट इज 0, 1 एंड -1। तो ये हो गया रीडिफाइंड सिग्नम फंक्शन। ये होता है सिग्नम फंक्शन जिसमें x की वैल्यू नहीं होते थे। आपकी बुक में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ध्यान देना कि कब 0 पे डिफाइंड है या फिर कब 0 पे डिफाइंड नहीं है। आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? ये वाला f(x = 1/x)। अब इसमें देखिए जो भी x था उसको उल्टा कर रहे हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो इस फंक्शन का नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन। मतलब जो भी x की वैल्यू है आप उसको उल्टा कर दो। बेसिकली आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5। 6 है, इसका इनवर्स हो जाएगा 1/6। आप कोई ऐसा नंबर सोच सकते हो जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो? 0। अगर मैं 0 का इनवर्स निकालूंगी वो 1/0 आएगा, बट वो तो एब्सर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं x की सारी वैल्यूज डाल सकती हूँ एक्सेप्ट फॉर 0। ये फंक्शन तब काम करता है जब मैं x की वैल्यू 0 डालूँ। तो आप यहीं से देख सकते हो x की कोई भी वैल्यू डाल दो एक्सेप्ट 0। तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स -0। आप इसको पता है और एक अच्छे तरीके से लिख सकते हो, R पॉजिटिव यूनियन R नेगेटिव। R पॉजिटिव का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स, एंड R नेगेटिव का मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स। उन दोनों का यूनियन कर दिया तो सारे R आ गए एक्सेप्ट फॉर 0। तो यहाँ से हमने देखा कि f(x = 1/x)। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें गलती के क्या चांसेस होते हैं कि हम बस एक साइड लेते हैं। ये जो ग्राफ बनता है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों लेने पड़ते हैं, बट कई बार स्टूडेंट सिर्फ पॉजिटिव साइड लेते हैं और नेगेटिव वाले को भूल जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैंने x की वैल्यू 1 ली तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/1 दैट इज 1। तो पहला पॉइंट आ गया 1,1। यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर x मेरा 1 है तो y भी मेरा 1 आ रहा है। अब मैंने x की वैल्यू 2 डाल दी, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? f(2) = 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0.5। नेक्स्ट मैंने वैल्यू डाल दी 3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा? 0.333 समथिंग हो सकता है। तब इसको ऐसे लिख देते हैं, या फिर 1/3 लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना करें। 4 का हो जाएगा 0.25। अब मतलब ऐसे कुछ लाइन चलेगी, हाफ होगा यहाँ पे, 1/3 होगा यहाँ पे, और ये इसके भी छोटे। आप ऐसा देख रहे हो कि ये 0 के मिलते जा रहा है, मतलब एक टाइम पे तो 0 आ ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अब जितना भी बड़ा नंबर सोचोगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 नहीं आएगा कभी भी। 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, बट 0 नहीं आएगा। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर चूज किया, से 0.5, तो 0.5 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/0.5, एंड 1/0.5 इज 2। तो 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही 0.3 के या 1/3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब इधर ऊपर की साइड एक्सटेंड कर रहा है कि अगर मैं 0.5 डालूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 2,
और फिर मैं 0.03 डालूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 3। मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब कुछ नज़र आ रहा है, ऐसा होगा तो यही होगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे चलेगा। बट एक बार ये ट्राई कर लेते हैं कि 0 पे क्या होगा। तो हम अगर 0 पे लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x। आपने ये पढ़ा होगा कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के पास आ रही है, मतलब जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू है वो ऊपर की साइड जा रही है। यहाँ पे वैसे 2 केस बनते हैं, 0 नेगेटिव एंड 0 पॉजिटिव। पहले 0 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये राइट साइड, जैसे जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन से 0 के टाइप आते हैं तो जो इसकी वैल्यू वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ऊपर की साइड। और एक और होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, कि जब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x। अब इसको ऐसे सोचो कि नीचे इन्फिनिटी है, मतलब नीचे कोई बहुत बड़ा नंबर है। 1 को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे वो 0.000 समथिंग आएगा, मतलब वो अप्रॉक्स 0 है, मतलब इसकी लिमिट 0 है। मतलब जब मैं x की वैल्यू कोई बहुत बड़ा नंबर डाल दूंगी वो मेरा 0 को टेंड करेगा। 0 को टेंड करेगा मतलब 0 से मिलेगा नहीं, बट ऐसा लगेगा कि वो 0 से जाकर किसी पॉइंट पे मिल जाएगा। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन से 0 की तरफ लेंगे तो वो इन्फिनिटी को जाके मिल जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ऊपर की साइड में ऐसे ऐसे ऐसा कुछ, सिर्फ मैंने भी यहाँ का बताया है, ठीक है। अब मैंने इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए, बट व्हाट इफ मैं नेगेटिव नंबर्स भी लूँ? तो नेगेटिव नंबर अगर मैंने -1 ले लिया, इसका रेसिप्रोकल -1, मैंने नंबर ले लिया -2, इसका रेसिप्रोकल -0.5, मतलब सबके साथ बस नेगेटिव साइंस लग जाएंगे और सेम हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे देखो, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे। तो एक वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई -1/2, -2, एक वैल्यू आ गई -1/3, -3, और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, कि जब वैल्यू -1/2 है तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, मतलब -2 का रेसिप्रोकल इज -1/2, -3 का रेसिप्रोकल इज दिस। अब एक बार लिमिट देख लेते हैं कि 0 पे क्या काम हो रहा है और इन्फिनिटी पे क्या काम हो रहा है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव मतलब जब 0 के साइड से आ रहे हैं इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1/x। अब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगी, आप बोलोगे ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर आप ध्यान से सोचो ये मेरा -इन्फिनिटी को टेंड करेगा, कि मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 0 नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइड से चल रही हूँ तो आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x -इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 0। मतलब जो इसका ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, सेम वैसा ही ऐसे। आपको सिमेट्री नजर आ रही होगी कि ये y = -x लाइन से सिमेट्रिक है, कि मतलब अगर मैं बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगी ये पूरा एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये वो मेरे पास fx = 1/x, मतलब डोमेन में कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब इसका मैं कोडोमेन निकालूंगी, कोडोमेन रियल वैल्यूड फंक्शन है तो r हो जाएगा, एंड रेंज क्या होगी? इसको आप ऐसे सोचो, आपको कोई भी एक नंबर चाहिए और आपको ये पता लगाना है कि वो रेंज में आएगा या नहीं आएगा, तो आप उसका रेसिप्रोकल का रेंज निकाल लो ना। कि जैसे मुझे देखना है कि जो 10 है वो मेरा fx को कभी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि अगर x की वैल्यू 1/10 है तो मेरा fx
10 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो रेंज है वो आ गए सारे रियल नंबर्स, बट 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि आप y की क्या वैल्यू डालोगे, y की क्या रियल वैल्यू डालोगे कि आंसर मेरा 0 आ जाए। आप सोचोगे इन्फिनिटी डाल दो कि इन्फिनिटी 1/∞ करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, बट इन्फिनिटी जो है वो एक सिर्फ नोटेशन होती है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये कोई रियल नंबर नहीं होता। तो जो रेंज आ गई उसमें आ गया r-0 कि सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 0। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। हम आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। आज हमने क्या देखा, आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन एंड देन सिग्नम फंक्शन एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल फंक्शन। ये पार्ट 1 था, बाकी जो ग्राफ्स है वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।